आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्थिक विश्लेषण की विधि के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसकी दो विधियाँ हैं, आगमन और निगमन प्रणाली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक विश्लेषण की विधि का क्या अर्थ है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, सीमाएं क्या हैं। अब हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र, जिसे एक विज्ञान माना जाता है और उसके आधार पे कारण और परिणाम में संबंध निकाले जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये किस तरीके से किया जाता है, मतलब इस प्रकार का अध्ययन की जो टेक्निक है वो क्या है, इसे ही हम अध्ययन की रीतियाँ कहते हैं। तो अध्ययन रीति से आशय ये भी है कि अध्ययन रीति उस तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका उपयोग किसी सत्य की खोज के लिए किया जाता है। मतलब जब हम कोई सत्य या कोई किसी तथ्य को जानना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता को जानना चाहते हैं, तो जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे आर्थिक विश्लेषण की रीति कहते हैं। कोसा ने कहा है कि रीति शब्द का अभिप्राय उस तर्कपूर्ण प्रणाली से है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने, उसे व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो जब हम अध्ययन करेंगे तो किस सोच के आधार पर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके दो प्रकार हैं। पहला है अनुमान प्रणाली या निगमन प्रणाली कहते हैं, और दूसरा है अनुभव प्रणाली या आगमन प्रणाली। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमान लगाना या निगमन, कुछ निष्कर्ष निकालना अनुमान के आधार पे, इसको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो इस प्रणाली को काल्पनिक रीति या विश्लेषण रीति कहते हैं या अमूर्त रीति कहते हैं, क्योंकि पहले से एक कोई धारणा होती है, उस धारणा को लेकर हम उसकी सच्चाई का पता लगाते हैं कि वो वास्तव में कितनी सच है या वो सब पे लागू होती है कि नहीं होती है। इसका प्रयोग ब्रिटेन में पहली बार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। इस रीति में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है, मतलब कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध तत्वों और निर्विवाद बातों को लिया जाता है जिसके प्रति कोई आपत्ति नहीं रहती, और उसके फिर तर्क किया जाता है कि वास्तव में वो सब पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो चीज़ सामान्य है, कॉमन है, जैसे कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जो है वो अस्त होता है, ये एक सामान्य तथ्य है। तो क्योंकि ये सामान्य तथ्य है, सभी जगह लागू होता है, इसलिए अगर हम किसी जगह पे रहते हैं तो वहाँ भी लागू होगा, अपने विशिष्ट क्षेत्र में भी लागू होगा। वैसे ही ये कहा जाता है कि मनुष्य मरणशील है, तो अगर मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति मनुष्य है तो वो अवश्य मरेगा। तो जो बात सामान्य है उसको किसी विशिष्ट व्यक्ति पर लागू किया जाता है, विशिष्ट क्षेत्र पे लागू करके उसकी सत्यता की जांच की जाती है, निष्कर्ष निकाला जाता है। इसे ही अनुमान या निगमन प्रणाली कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक है गणितीय और दूसरा है अगणितीय। तो अगणितीय रीति का प्रयोग तो प्रतिष्ठित या प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने किया था, और वर्तमान में गणितीय रीतियों का प्रयोग इसमें एजवर्थ और जे.आर. हिक्स ने किया है। तो निगमन प्रणाली के क्या क्या गुण हैं हम जानते हैं। सबसे पहला गुण है कि ये सरल है। अगर इसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत, क्योंकि इसमें हम एक सामान्य सत्य को पहले ही ले लेते हैं, हमें कोई सत्य स्थापित नहीं करना रहता है, और एक इसको तर्क की सहायता से हम खोज के उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं कि जो सामान्य है वास्तव में वो विशिष्ट में लागू होता है, और ये वास्तविक है क्योंकि पहले से विद्यमान है। इसका निष्कर्ष तो शुद्ध होता ही है, इसलिए इसको वास्तविक प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि यदि मुद्रा की मात्रा पता है, मूल्य पता है, तो हमको मालूम है कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य में तो वृद्धि होगी ही। एक सामान्य तथ्य है जिसके आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, तो ये वास्तविकता को दर्शाती है। निश्चितता का मतलब ये है कि इसके जो रिजल्ट होते हैं, जो परिणाम आते हैं, वो अविवादित होते हैं, जिसे सब मान लेते हैं, निर्विवाद होते हैं,
और ये निश्चित होते हैं क्योंकि यहाँ गलतियों को सुधार लिया जाता है। मान लीजिए सामान्य तथ्य में कोई गलती है तो उसको सुधार कर लागू किया जाता है और इस सत्य को सब मानते हैं। फिर है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता से तात्पर्य ये है क्योंकि ये सामान्य तथ्य के आधार पे विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता है, तो इसके जो नियम होते हैं वो सर्वव्यापक होते हैं। जैसे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो उन देशों में लागू किया गया, लागू करके देखा है गया तो सत्य पाया गया, जिसमें कहा गया था कि धीरे धीरे उत्पादन की तुलना में जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसा हुआ, कई देशों में हम इसको देख चुके हैं। तो वो एक सिद्धांत था जो सभी देशों में लागू हुआ, जो कंडीशन थी उसके आधार पे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है जो कि सामान्य सिद्धांत है जो सभी पे लागू होता है। तो ये निगमन प्रणाली में सर्वव्यापकता पाई जाती है। निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब ये है कि जो भी सत्य लिए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, इसलिए निष्पक्षता का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो खोजकर्ता होते हैं वो उस स्थान को नहीं लेंगे कि उससे उसका रिजल्ट सही आ जाए। वो ऐसा स्थान होता है जो कहीं का भी आप चुने तो उसका जो सामान्य सिद्धांत है वो सही लागू होता है। तो यहाँ पे निष्पक्षता होती है, खोज करने वाले का कोई विचार शामिल नहीं होता। और इसमें आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता नहीं रहती। पूरक प्रणाली है। पूरक प्रणाली का मतलब ये है कि जहाँ दूसरी प्रणाली काम नहीं करती वहाँ ये प्रणाली काम करती है। इसमें भविष्यवाणी की जाती है क्योंकि हमारे पास सामान्य सत्य होता है, उसके आधार पर भविष्य का अनुमान हम लगा सकते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो निष्कर्ष होते हैं वो सामान्य सत्य से अलग हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सिद्धांत कई बार ऐसे सामाजिक वातावरण में लागू नहीं हो पाता, तो जो व्यवहार माने कई सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये भी कहा गया कि सार्वभौमिक नहीं है। इससे अर्थशास्त्र का पूरा विकास नहीं होगा। आर्थिक दशाओं को यथास्थिर मान लिया गया है। मतलब ये जब हम किसी सत्य को लेते हैं तो बाकी एक मान्यता लेकर चलते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तभी ये बातें लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। जैसे कि मांग का नियम हम एक सामान्य सिद्धांत है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसकी मांग घट जाएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन में ही निगमन प्रणाली लागू होती है। तो बहुत सारे दोष हैं, इसलिए एक पूरक प्रणाली का विकास हुआ जिसे अनुभव प्रणाली या आगमन प्रणाली कहा जाता है। और ये अनुभव माने प्रयोग पर आधारित है। हम किसी भी सत्य को यूं ही नहीं मान लेते हैं, हम जब तक उससे स्वयं सिद्ध करके नहीं देखते हैं। तो जब निगमन प्रणाली में सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाया जाता है, आगमन प्रणाली में विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है। इसे ऐतिहासिक, प्रायोगिक, सांख्यिकी और वास्तविक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। तो जैसे कि विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य का मतलब ये है कि जो चीज़ किसी विशिष्ट क्षेत्र या व्यक्ति पे लागू होगी वो सामान्य पे भी लागू हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी। अब अगर गेहूँ कोई वस्तु है तो उसकी कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। इस प्रकार जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होगी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ गेहूँ से बात सामान्य वस्तु पे आ गई, तो हम मानेंगे कि हमने विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य का पता लगाया। ऐसे हम कई प्रयोग करके देख सकेंगे, तब हमने मांग का नियम जो है वो मांग का नियम को सामान्य मान सकते हैं कई प्रयोगों के आधार पे। तो अनुभव या आगमन प्रणाली के कुछ रूप भी हैं कि ये जो है वो प्रयोगात्मक भी होता है, माने जैसे विज्ञान में हम प्रयोग करके देखते हैं, लैब टेस्ट करके देखते हैं। और दूसरा है इसमें सांख्यिकी रीति या आंकड़ों के आधार पर सत्य का पता लगाते हैं। जब भी शोध कार्य होता है तो उसमें हम किसी बात को सिद्ध करने के लिए पहले आंकड़ों का संकलन करते हैं, फिर उसका निर्वचन या निष्कर्ष निकाल के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पे की जाती है। तो एक विशिष्ट सत्य के आधार पे हमको सामान्य सत्य
मिल जाता है। और गुण ये है कि ये वास्तविक है क्योंकि प्रयोग पे आधारित है। इसमें हम निष्कर्ष को आँख मूंद के नहीं मानते, उसकी जांच करते हैं कि वो सही है कि नहीं। और ये अनुभव प्रणाली की प्रणाली अनुमान प्रणाली की पूरक है, माने जहाँ वो काम नहीं करता वहाँ ये काम करता है। इसमें प्रावैगिक दृष्टिकोण माने गतिशील समय के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और बहुत सारी जटिलताओं पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। फिर इन दोनों प्रणालियों को अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ दोष भी है। इसमें ये माना जाता है कि ये बहुत कठिन है क्योंकि प्रयोग करना जो है वो आसान नहीं है। पक्षपातपूर्ण प्रणाली का मतलब ये है कि खोज करने वाला या अध्ययन करने वाला जो सिद्ध करना चाहे वो रिजल्ट निकाल के उसको सिद्ध कर सकता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र में प्रयोग करना संभव नहीं है। हो सकता है कि प्रयोग में कुछ गलती रह जाए तो निष्कर्ष भी गलत निकल जाते हैं। और कुछ आलोचक कहते हैं कि ये केवल प्राकृतिक विज्ञान के लिए ठीक है, जहाँ आप किसी एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखकर प्रयोग करते हैं, लैब में प्रयोग करते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान जो मानव से जुड़े हैं, जो मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है, वहाँ पे हम इसका प्रयोग कम ही करें तो अच्छा है। तो इस प्रकार इसमें अध्ययन प्रणाली या कहना चाहिए आगमन प्रणाली के कुछ दोष हैं। फिर भी हम किसी एक प्रणाली को नहीं छोड़ सकते। दोनों के गुण दोष अगर देखे जाएँ तो दोनों ही प्रणालियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। और जहाँ पे आगमन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता वहाँ निगमन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ निगमन का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहाँ आगमन का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी प्रणाली का उपयोग किस समय किया जाए ये आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या जानना है, जांच का स्वरूप कैसा है, उपलब्ध सामग्री और जांच की स्थिति पर निर्भर करता है। और इस प्रकार दोनों की मिश्रित प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। और वैज्ञानिक प्रणाली में दोनों के गुण आ जाते हैं। इसमें एक तथ्य भी होता है, तर्क किया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है, जांच करने के बाद भविष्यवाणी की जाती है और आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तो अगर हम एक नई प्रणाली देखें जो कि दोनों का मिश्रित रूप है तो उसमें आगमन और निगमन दोनों प्रणाली के गुणों को शामिल कर लिया गया है।